हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको हर वीडियो में एमपी कांस्टेबल के बारे में हम बताते हैं कि इस वर्ष एमपी कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो होने की संभावना बनी हुई है, जिसके तहत हम आपको वीएस क्लासेस के चैनल पर आपको पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की राह पर हैं। ठीक है, तो अब इसके तहत हम आपको कंप्लीट सिलेबस देंगे, डेली क्लासेस रहती हैं, वीकली टेस्ट सीरीज होता है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, मॉक टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस वगैरह भी रख दी जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है हम कर रहे हैं, जो हमारा 2026 में परीक्षा होने वाला है उसके तहत। जो बैच है वो 11 मई से स्टार्ट हो चुका है लेक्चर्स। जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आपको फ्री पीडीएफ और नोट्स मिल जाएगा। ये जो आपको आइकन दिख रहा है, आप जानते हैं ये इंस्टाग्राम का आइकन है। जब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर चले जाएंगे, जहां पर आपको जो भी बड़े बदलाव हो रहे हैं या आपके देश में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएगा। 60 सेकेंड्स तक में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाएगी। अब जो हमारी ऑफलाइन बैचेस चल रही हैं उसके बारे में कुछ क्वेरीज आती हैं। जो लोग ऑनलाइन अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कांटेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की। आप एक बार फिर से कांटेक्ट देख लीजिए। आ जाते हैं हमारे लेक्चर पर। एमपी कांस्टेबल 2026 के तहत हम लोग जो करंट अफेयर की सीरीज चला रहे थे, जो आपको हर संडे आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल रहा होगा एमपी कांस्टेबल के लिए। तो इस संडे आप बैठे हुए हैं तो आपको मिलने वाला है फरवरी 2026 का करंट अफेयर, यानी 2026 की बात कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है। जो भी जनवरी फरवरी का आपको करवाया जा रहा है, हमने जून 2025 से शुरू किया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सबका हो चुका है। हमने इस ईयर का स्टार्टिंग किया है, तो इस ईयर में जो है आपको अभी हम फरवरी में पहुंच चुके हैं। फरवरी का जो प्रिपरेशन है आपको करंट अफेयर का करवाया जाएगा। अब इसके तहत आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। करंट अफेयर देखिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हैं वो कुछ चरणों में पढ़ेंगे आप, जिसमें 3 प्रमुख चरण है। ठीक है, सफलता का रोड मैप पहले देख लीजिए, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फरवरी माह में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सा अपॉइंटमेंट हुआ है, विज्ञान में क्या बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये सारा कुछ करंट अफेयर में आता है। और करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो मार्क्स सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना है। पहला चरण जो है वो 1 से 10 फरवरी का हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बजट 2026-27 के बारे में पढ़ेंगे। जो बजट आया है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर दिवस मनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। श्री अन्न योजना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कृमि मुक्त अन्न योजना, इसका नाम बदल करके अन्न योजना किया गया, पहले इसका नाम क्या था, ये सब कुछ हम जानेंगे। कृमि मुक्त यानी नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो मनाया गया उसके बारे में जानेंगे। ये बेसिकली इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके पेट में जो कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, उसके जागरूकता के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए, बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। दूसरा जो चरण होगा हमारा वो 13 से 18 फरवरी का हम पढ़ेंगे, जिसमें हम रेडियो व महिला दिवस के बारे में पढ़ेंगे। खजुराहो का महोत्सव पढ़ेंगे, जिसमें नृत्य महोत्सव मनाया गया, और खजुराहो की जो यूनेस्को सूची में शामिल एक धरोहर है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम धर्म गार्जियन पढ़ेंगे, जो सैन्य अभ्यास था उसके बारे में, जो इंडिया और जापान के साथ हुआ है, सैन्य अभ्यास जापान के बीच में। ये दूसरा चरण है। तीसरा जो चरण है वो 20 से 28 फरवरी का हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर में, जिसमें न्याय
वह मातृभाषा दिवस के बारे में पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे साथ साथ कि हमारे संविधान की कौन सी सूची में मातृभाषाओं के बारे में बताया गया है। फिर हम पढ़ेंगे उत्पाद शुल्क यानी जीएसटी के बारे में भी जानेंगे, जीएसटी कब लागू हुआ इत्यादि। प्रोटीन व विज्ञान दिवस के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आपको आज के लेक्चर में रमन इफेक्ट के बारे में भी पता चलेगा, क्यों मनाया जाता है, ये क्या होता है, ये भी आप जानेंगे। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ और एमपी के क्विक बूस्टर्स के बारे में भी आपको पता चलेगा और जो नवीनतम जिले जोड़े गए हैं उनके बारे में भी आपको आज के लेक्चर में करंट अफेयर के थ्रू पता चल जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फुल फॉर्म ही लिख लीजिए। ये कुछ चीजें हम जो है आज पढ़ने वाले हैं और एक्स्ट्रा में आप क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा लिखा हुआ है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्स्ट्रा में हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी 3 चरण होंगे, इन तीनों चरणों को हमने पढ़ना है। स्टार्ट करती हूँ वीडियो को मैं। चलिए, सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है वो 1 फरवरी 2026 है। 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट आया 2026-27 के लिए और इस बजट से जुड़ा जो केंद्रीय बजट आया है 1 फरवरी 2026 को, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, बजट 2026-27 के मुख्य लक्ष्य क्या थे? 3 प्रमुख लक्ष्य थे, जिसमें पहला है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.2% जो है अनुमानित किया गया है। अब यहाँ पर राजकोषीय घाटा क्या है, देखिए एमपी कांस्टेबल में मोस्टली वन लाइनर फैक्ट के बारे में आता है तो आप इसे रट भी सकते हैं, पर कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से जानना जरूरी रहता है ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब होता है कि सरकार की जो कुल कमाई है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। ठीक है, और उस घाटे को क्या बोला मैंने, राजकोषीय घाटा, यानी जितनी कमाई है उससे ज्यादा खर्च होना जो है वो कहलाता है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो अब उस घाटे को, या आप इसे कमी बोल सकते हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, बाजार से कर्ज लेती है और ये जो राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जो दर्शाया गया है वो 4.2% अनुमानित है। यानी घाटा जो है इस वर्ष कम होगा, हमारी सरकार को राजकोषीय घाटा जो है वो इस वर्ष कम होने वाला है, यानी ये एक अच्छा संकेत है हमारी आर्थिक स्थिति का। ठीक है, चलिए अब दूसरा यहाँ पर बता रहा है, दूसरा जो मुख्य लक्ष्य है वो कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। अब पहले जानिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ये समझ लीजिए एसेट के तौर पर काम करता है, यानी हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कई वर्षों तक रहते हैं और रह करके देश को फायदा पहुंचाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई भी एसेट का बनना आ सकता है। ठीक है, जो कैपिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स में, ब्रिज बनाने में जो कुछ भी लगता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है और वो रहते हैं तो देश को बहुत वर्षों तक फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए 12.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो निर्धारित किए गए हैं बुनियादी ढांचा हेतु। और ये बुनियादी ढांचा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के भीतर आता है, जो बनाया जाता है, वो रोजगार का भी सृजन करता है। इस कारण से हम
जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें जो बुनियादी ढांचा बनाया जाता है, ब्रिज, सड़कें, पुल, ये सब कुछ, तो उसमें क्या होता है, रोजगार का सृजन भी होता है। तीसरा हम बात कर रहे हैं नई कर व्यवस्था, मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन में को बढ़ा करके 75,000 रुपयों से बढ़ा करके 85,000 रुपया किया गया है। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती क्या है? मानक कटौती यानी जो भी नौकरी वालों को या पेंशन धारियों को जो कर छूट यानी टैक्स डिडक्शन या फिर कर छूट, मैं यहां पर लिख देती हूं, कर छूट जो दिया जाता है उसे बढ़ा दिया गया है, यानी छूट में या कह लीजिए कटौती की गई है, उसे बढ़ा करके 85,000 कर दिया गया है, जो कि अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत 1 फरवरी 2026 को, जिसमें राजकोषीय घाटा 4.2% अनुमानित है, जो कि अच्छा है। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 12.5 लाख करोड़ लगाए गए हैं बुनियादी ढांचा हेतु, और नई कर व्यवस्था मानक कटौती या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसे 75,000 से बढ़ा करके 85,000 कर दिया गया है, जो कि अच्छा संकेत है। अब बजट के बारे में आपने जान लिया, लेकिन ये जो बजट है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। जो ये बजट शब्द है, ये जो बजट शब्द है, ये हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं लिखा है कि बजट पेश होना है या इत्यादि कोई भी और बातें, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज लिखी हुई है जिसे हम बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद 112 में बताया गया है, यानी हर वर्ष जो भी नफा नुकसान, घाटा मुनाफा, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तय किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में हम बजट कह देते हैं। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, बजट शब्द नहीं लिखा है। जो पहला बजट है हमारे देश का, वो 1860 में 7 अप्रैल को लाया गया था। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में लाया गया था, जो जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम बोला जाता है। इंडियन बजट सिस्टम जेम्स विल्सन को बोला जाता है, जेम्स विल्सन। पहला जो भारत का बजट है 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। इस कारण जेम्स विल्सन को फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम भी बोला जाता है। लेकिन आजाद भारत का पहला जो बजट है, स्वतंत्र भारत का, वो 26 नवंबर 1947 को लाया गया था आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। 3 फैक्ट है। पहले तो आपने बजट 2026-27 के बारे में जाना, वित्तीय वर्ष में क्या बदलाव होने वाले हैं। अगर परीक्षा उपयोगी तथ्यों की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो पहला है संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द नहीं लिखा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 112 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। आजाद भारत का पहला जो बजट है वो कब आया था? वो आया था 26 नवंबर 1947 को। लेकिन फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम जेम्स विल्सन को बोला जाता है क्योंकि उन्होंने 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया था। दोनों तारीखों में कंफ्यूज मत होइएगा। 1860 को जेम्स विल्सन ने लाया था, वो भारत का पहला बजट था, और आजाद भारत के पहले बजट की बात करेंगे तो आप बात करेंगे 1947 की, आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा। ये 1 फरवरी की जरूरी इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरा हम बात करते हैं 1 फरवरी 2026 की ही, भारतीय तटरक्षक बल दिवस, ICG, यानी दिख रहा है आपको, इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये मनाया गया है। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी
2026 को मनाया गया है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या रहता है कि समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में योगदान का सम्मान करना, जो तट रक्षक हैं उनका सम्मान करना। समुद्री सीमाएं भी होती हैं, उसकी रक्षा करते हैं ये सारे सैनिक, उन्हें सम्मान देने हेतु हम 1 फरवरी 2026 को ये दिन मनाते हैं। अब 1 फरवरी 2026 को क्यों मनाते हैं, 1 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि अंतरिम तौर पर 1 फरवरी 1977 को ये मनाया गया था और औपचारिक तौर पर 18 अगस्त 1978 को तट रक्षक अधिनियम लाया गया था। कंफ्यूज नहीं होते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्या बताया मैंने, अंतरिम तौर पर 1 फरवरी 1977 को हमने तट रक्षक दिवस बल दिवस मनाया, इस कारण से हम आज भी इसे 1 फरवरी को मनाते हैं। लेकिन औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर 18 अगस्त 1978 को हमने अधिनियम लाया, तट रक्षक अधिनियम जिसे बोला गया। ठीक है, उद्देश्य है समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का सम्मान करना। थीम 2026 की अगर बात करें तो यहां पर लिखा नहीं हुआ है, लिख देती हूं मैं, सुरक्षित, जहां पर आपको दिखे वहां पर लिखते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं सुरक्षित तट और समृद्ध भारत, ये थीम है इसका। सुरक्षित तट, समृद्ध भारत, ये इसका थीम है। तट रक्षक बल दिवस जो मनाया गया है उसका थीम 2026 का समृद्ध, सुरक्षित तट और समृद्ध भारत, ये इसका थीम है। और आदर्श वाक्य या फिर मोटो की बात करें आईसीजी की, तो वो है वयम रक्षाम, यानी वी प्रोटेक्ट। थीम सुरक्षित तट समृद्ध भारत, ये उसका थीम है, और वयम रक्षाम यानी वी प्रोटेक्ट, ये इनका आदर्श वाक्य है। परीक्षा के लिए जो प्रमुख तथ्य होते हैं जो पूछे जा सकते हैं वो ये है कि भारतीय तट रक्षक बल जो है उसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है, मंत्रालय की बात करेंगे तो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, और विशेषता की यदि बात करते हैं तो यह भारत का चौथा सशस्त्र बल है। प्रमुख महानिदेशक इसके, प्रमुख जो होते हैं वो महानिदेशक यानी डीजी होते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़े, ये दूसरा था, तीसरे में आते हैं, सॉरी, तीसरा है 2 फरवरी 2026 का। 2 फरवरी 2026 को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। और एमपी के रामसर स्थलों के बारे में बात करेंगे इसमें। थीम 2026 की अगर बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग ये तय किया गया है। और इतिहास की, हिस्ट्री की बात करेंगे तो 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब ये जो आपको इस मैप में, एमपी के मैप में जो मार्क करके दिखा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो है ये मध्य प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल है, रामसर स्थल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, जिसके तहत हमें मध्य प्रदेश के जो 4 वेटलैंड्स हैं उसके बारे में भी जानना होगा। सबसे पहला है भोज आर्द्र भूमि, ये भोपाल में है, 2002 में इसे आर्द्र भूमि के तौर पर घोषित किया गया था, और ये मध्य प्रदेश का पहला वेटलैंड है या रामसर स्थल है। दूसरा है सांख्य सागर, ये शिवपुरी में है, 2022 में घोषित किया गया है अभी ही, और माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीसरा है सिरपुर तालाब, जो कि स्थित है इंदौर में, 2022 में इसे भी घोषित किया गया, और ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बहुत सारे पक्षी यहाँ पर रहते हैं और यहीं पर निवास करते हैं अलग अलग मौसमों में। चौथा है यशवंत सागर, जो कि स्थित है इंदौर में, 2022 में इसे भी रामसर स्थल घोषित किया गया।
और इंदौर जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत जो है वो यशवंत सागर को ही बोला जाता है और इसे वेटलैंड रामसर स्थल घोषित किया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं और 4 मध्य प्रदेश के रामसर स्थल ये रहे आपके सामने। अगला है 4 से 10 फरवरी के बारे में। 4 और 10 फरवरी का पढ़ते हैं। 4 फरवरी 4th ऑफ फेब को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। संस्था कौन सी काम करती है इसके तहत? अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ जो है वो काम करती है, UICC पेरिस 2000। इसका थीम, ये जो थीम आपको दिख रहा है ये 2024 को ही खत्म हो गया था। 2026 के थीम की यदि हम बात करते हैं तो यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक दिख रहा है। एक और जगह, दूसरी जगह लिख देती हूँ ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। ठीक है, ये जो थीम आपको दिख रहा है क्लोज द केयर गैप 2024 का कैंसर का थीम था। जब हम 2026 की बात करते हैं तो 2026 का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। ये 2026 का थीम है। और भारत का NPCDS कार्यक्रम के तहत उपचार को बढ़ावा दिया जाएगा। NPCDS क्या है? NPCDS क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ, ये जो डिफरेंट डिजीज होते हैं, डायग्नोस किए जाते हैं जिनको, ठीक है, जैसे डायबिटीज, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म लिख देती हूं मैं, NPCDS, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म मैं आप लोग को लिख देती हूँ एक जगह पर ताकि आप लोगों को पता रहे। क्या लिखा हुआ है? NPCDCS, NPCDCS। अब ये है क्या? देखिए, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। 4 फरवरी का विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और भारत में जो कैंसर है उसे रोकथाम या उसके उपचार को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, NPCDCS। अब ये NPCDCS क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, cardiovascular disease and stroke। इसके तहत, इस कार्यक्रम के तहत कैंसर का जो उपचार है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है, ये संस्था के तहत। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, NPCDCS। चलिए, ठीक है, ये 4 फरवरी। अब बात कर लेते हैं 10 फरवरी की। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है, यानी बच्चों में जो इंटेस्टिनल वर्म्स पाए जाते हैं, ये उसके बारे में बात कर रहा है। उद्देश्य क्या है? 1 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके में कृमि मुक्त यानी जो वर्म होते हैं उनको कंट्रोल करना और पोषण सुधारना उनका, इस पे इसका ये उद्देश्य है, जिसमें मुफ्त दवा दी जाएगी। ठीक है, ये दवा है एल्बेंडाजोल, ये दवा दी जाएगी आंगनबाड़ी और स्कूलों में। और इतिहास की यदि बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और हर वर्ष में 2 बार ये होता है, एक वर्ष में 2 बार ये किया जाता है। ठीक है, और ये मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय पड़ता है इसका। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं 7 फरवरी 2026। 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश
श्री अन्न मिलेट्स, जो मोटे अनाज होते हैं मिलेट्स, उनका प्रोत्साहन योजना, यानी मिलेट्स उगाने वाले जो किसान हैं, मोटा अनाज उगाने वाले जो किसान हैं, उन्हें सहायता दी जाएगी। जो सहायता क्या होगी, किसानों को क्या किया जाएगा, ₹10 प्रति किलो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनके सीधे बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि पहुंचेगी। योजना है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, जिसे कृषि विभाग के द्वारा किया जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन, जिसमें मोटे अनाज, कोदो कुटकी जैसे अनाज उत्पादक किसानों को ₹10 प्रति किलो को प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाएगी, जिसमें लक्षित क्षेत्र आपको ये पूर्वोत्तर दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तर जिला। प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर और शहडोल। ये इलाका पूरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डिंडोरी और मंडला पड़ जाता है, यहाँ पर अनूपपुर, शहडोल, ये जो जिले हैं ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं कोदो कुटकी के लिए। पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था, जिसके बाद भारत में श्री अन्न नाम मिला। देखिए 2023 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, इंटरनेशनल मिलेट्स डे डिसाइड किया था, जिसके बाद भारत में इसे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, 7 फरवरी। नेक्स्ट कौन से दिनांक है, 13 फरवरी 2026। 13 फरवरी 2026 को विश्व रेडियो दिवस एवं प्रसारण का इतिहास ये पढ़ने वाले हैं। विश्व रेडियो दिवस में सबसे पहले जानिए 1923 में जो है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की शुरुआत की गई थी, जहां पर ये बोला जाता है कि भारत का पहला प्रसारण जो है वो 1923 में शुरू हुआ था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे में। बाद में इसका नाम जो है वो परिवर्तन कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो 1936 में। फिर आगे चल करके इसका नाम फिर बदला गया 1957 में और इसका नाम आकाशवाणी रखा गया, आकाशवाणी, और ये अंतिम और आधिकारिक नाम आज भी चल रहा है। ये ऐतिहासिक सफर है रेडियो का। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ की यदि बात करें तो 13 फरवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी और इसे यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। यूनेस्को क्या है ये भी आपको पता है, पढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 13 फरवरी 2026 की ही खबर है, करंट अफेयर है। राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल विमेन्स डे मनाया गया है। सरोजनी नायडू की जयंती पर महिला दिवस मनाया जाता है। परिचय की बात करते हैं, सरोजनी नायडू जो हैं उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था हैदराबाद में, और इन्हें भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है, सरोजनी नायडू को। इनके बारे में यदि हम बात करेंगे तो भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की। 1925 के बाद कानपुर अधिवेशन में इन्हें ये घोषित किया गया था। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में थी। नायडू पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय मूल की नहीं थी। भारतीय मूल की यदि बात करेंगे अध्यक्ष की तो सरोजनी नायडू का नाम आएगा। ठीक है, अब इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के नाम याद रख लीजिएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड द बर्ड ऑफ टाइम। ये 2 प्रमुख इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं। सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष अगर सिर्फ बात करेंगे तो एनी बेसेंट आएंगी। 15 फरवरी 2026 को हम मनाते हैं खजुराहो नृत्य समारोह। 52nd ये समारोह था, फंक्शन था 2026 को। आयोजन इसका जो है वो छतरपुर जिले में पश्चिमी मंदिर समूह कंदारिया महादेव के प्रांगण में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। जिसमें कौन कौन से नृत्य किया जाता है समारोह में, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम, ये जो नृत्य हैं ये किए जाते हैं।
खजुराहो स्मारक समूह की खजुराहो का जो स्मारक है उसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक स्थल में आता है ये, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये खजुराहो का जो स्थल है वो यूनेस्को में भी आता है। जिसके निर्माता, खजुराहो स्मारक के जो निर्माता हैं, ये आपको दिख रहा होगा, चंदेल राजवंश के थे, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। और शैली थी नागर शैली। विश्व धरोहर में से 1986 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्व धरोहर स्थल था। खजुराहो का जो स्थल है वो एमपी का पहला धरोहर स्थल था। आगे बढ़े, चलिए 18 फरवरी 2026 की बात कर लेते हैं। इस दिन धर्म गार्जियन 2026 मनाया गया, जो जापान और भारत के बीच का थल सेनाओं जो होती हैं उनके बीच का एक अभ्यास था जापान और भारत के बीच, ठीक है। अब इनके जो सैन्य अभ्यास है उन्हें किन नामों से जाना जाता है? भारत जापान का जो रक्षा अभ्यास है उसके बारे में। पहला आता है जिमेक्स। जिमेक्स बोला जाता है नौसेना अभ्यास को। दूसरा है शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री जो अभ्यास है वो वायुसेना का अभ्यास होता है, एयरफोर्स का। तीसरा है वीर गार्जियन। वीर गार्जियन जो है वो लड़ाकू विमान अभ्यास कहलाता है। धर्म गार्जियन किसको बोला जाता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो 18 फरवरी को हुआ है? धर्म गार्जियन बोला जाता है थल सैनिक अभ्यास को, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, ये याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। 20 फरवरी 2026 को विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है और कुछ नए राज्य हैं वो जोड़े गए, उसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। उद्देश्य रहता है गरीबी व असमानता को मिटाना, न्याय दिलाना। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, या फिर इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2007 में घोषित किया गया था इस दिवस के बारे में और 2009 से लागू हो गया था। यूनाइटेड नेशन और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2007 में इसे घोषित किया गया था, लेकिन इसे लागू 2009 में किया गया था। बात कर रहे हैं हम सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। अब 1987 की बात करते हैं। कुछ पॉलिटी विशेष है, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटी विशेष में हम पढ़ रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों का गठन। जो पूर्वोत्तर, जैसे ये मान लीजिए आप बनाते हैं मध्य प्रदेश का मैप, तो ये जो इलाका है पूर्वोत्तर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मिजोरम, मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं। 20 फरवरी, ठीक है, जोड़ा गया था 1987 में। नए पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया था, जिसमें मिजोरम जोड़ा गया और अरुणाचल प्रदेश जोड़ा गया। सीक्वेंस याद रखिएगा कि मिजोरम जो है भारत का 23वां राज्य बना था। क्या पढ़ रहे हैं हम? 1987 में पूर्वोत्तर राज्यों का गठन किया गया और उसमें सबसे पहले मिजोरम को बनाया गया 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया। क्रम याद रखिएगा, पहले मिजोरम फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 21 फरवरी 2026 को हम मनाते हैं। 21 फरवरी 2026 को हम मनाते हैं मातृभाषा दिवस एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले दिन की बात करते हैं 21 फरवरी की। हम मनाते हैं मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को द्वारा 1999 में घोषित किया गया था। जो यूनेस्को है उसने इस दिवस के बारे में घोषित किया गया था और मूल प्रस्ताव जो है इस दिन को मनाने के लिए, मातृभाषा दिवस मनाना चाहिए, इसका जो प्रस्ताव है वो बांग्लादेश के लोगों ने किया था और वो चाहते थे कि उनके देश की मातृभाषा बांग्ला को कर दिया जाए, जिसमें बहुत ज्यादा झगड़े हुए थे, जिसमें पुलिस फायरिंग में कुछ छात्रों की मृत्यु भी हो गई थी। उस कारण उनको उनकी स्मृति में, उस आंदोलन की स्मृति में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, तो जो गोलियां चली थी जिसमें छात्रों की मृत्यु हुई थी, उनकी स्मृति में ये दिवस यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। 1952 में ये आंदोलन हुआ था बांग्लादेश के। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में समझिए,
जो मातृभाषा की हम बात कर रहे हैं वो हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में बताया गया है, जो भाषाओं से ही संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है संविधान की वो भाषाओं से संबंधित है, जो कि बोलती है कि कुल 22 आधिकारिक भाषाएं हैं हमारे देश में। और मूल संविधान में, जब मूल संविधान बना था, संविधान जब बना था उस समय केवल 14 भाषाओं के बारे में बात की गई थी, लेकिन अभी कुल 22 भाषाएं आधिकारिक तौर पर शामिल है, जिसमें तमिल, तेलुगु, हिंदी, उर्दू ये सब कुछ आता है, कन्नड़ा वगैरह भी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। और 21 फरवरी 2026 को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी 2026 को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 24 फरवरी 2026 को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 जुलाई 2017 से ये दिवस की घोषणा की गई थी, यानी जीएसटी की घोषणा की गई थी। इतिहास की बात करते हैं। 24 फरवरी 1944 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्मृति में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के याद में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी संबंधित मंत्रालय की बात करेंगे, संस्था की बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड काम करता है। और भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स है, वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जो वस्तु और सेवा कर, जो आप जीएसटी देखते हैं पैकेट्स में ब्रेड के या और भी किसी प्रोडक्ट के, वो जीएसटी कहलाता है। और जीएसटी के आने से जो बीच में और सारे जो टैक्स कटा करते थे किसी भी प्रोडक्ट पे, वो घट करके केवल एक टैक्स रह गया है, जीएसटी। जीएसटी लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2017 है, याद रखिएगा। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। 27 फरवरी 2026 को हम मनाते हैं, 27 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, प्रोटीन दिवस मनाते हैं। राइट टू प्रोटीन 2020 से प्रारंभ हुआ था और प्रोटीन दिवस हम मनाते हैं 27 फरवरी को। प्रोटीन मूल रूप से अमीनो अम्ल के जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं अमीनो अम्ल के, उसके पॉलीमर्स से बनता है प्रोटीन। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें प्रमुख 2 बीमारियां होती हैं। और उस प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस 27 फरवरी 2026 को मनाया गया था। अब इसमें बताया गया कि जो प्रोटीन की कमी है उससे प्रमुख 2 बीमारियां होती हैं, जिसमें पहला आता है क्वाशियोरकर और दूसरी बीमारी कहलाती है मरासमस। जो पहली बीमारी है बच्चों, उसे बोलते हैं क्वाशियोरकर, जिसमें प्रोटीन की कमी से, भले कैलोरी युक्त है, शरीर में कैलोरी भरपूर है, लेकिन फिर भी अगर प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चों में ये देखा जाता है कि शरीर बिल्कुल पतला दुबला रहता है, लेकिन पेट निकला हुआ रहता है। और मानसिक तौर पर वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और उतना जल्दी चीजों को कैच नहीं कर पाते, प्रोटीन की कमी से। पहली बीमारी क्वाशियोरकर। दूसरी बीमारी जो बच्चों में पाई जाती है, प्रोटीन और कैलोरीज, प्रोटीन प्लस कैलोरीज, इन दोनों की कमी से होता है मरासमस, जिसमें शरीर में फैट इंक्रीज हो जाता है, फैट बढ़ जाता है शरीर में। ठीक है, तो ये दोनों प्रमुख बीमारियां होती हैं। और प्रोटीन मूल रूप से अमीनो अम्ल के जो पॉलीमर्स होते हैं, बहुलक होते हैं, उनसे बनता है। ये आपको इमेज दिख रही होगी अमीनो एसिड पॉलीमर्स की। 2020 से प्रारंभ हुआ था, 27 फरवरी 2026 को इसे मनाया गया। नेक्स्ट 27 फरवरी 2026 को, 27 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद शहादत दिवस हम मनाते हैं। इनकी शहादत कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 को हुई थी, प्रयागराज के एल्फ्रेड पार्क में। अब उस जगह को चंद्रशेखर आजाद पार्क बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? इनकी शहादत प्रयागराज में हुई, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म भाभरा मध्य प्रदेश में, जन्म भाभरा में और शहादत प्रयागराज में। किनका? महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के जिला भाभरा गांव में।
वर्तमान नाम उस जगह का, भाभरा का जो वर्तमान नाम है उसे चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है आधिकारिक रूप से। और जहां पर इनकी शहादत हुई थी एल्फ्रेड पार्क उसे बोला जाता था, लेकिन अब उस जगह को जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क बोला जाता है। और उनका शहादत दिवस 27 फरवरी 2026 को मनाया गया। 28 फरवरी 2026 की बात कर लेते हैं। 28 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और रमन प्रभाव के बारे में इसमें आपको मैं बताती हूँ। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस हम मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 को इसकी खोज की गई थी, ठीक है। 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? पहले एशियाई रमन थे, सीवी रमन पहले एशियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पीस अवार्ड है, इन्हें मिला था। और इन्होंने पहला विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया। और इन्होंने, सर सीवी रमन ने एक प्रभाव दिया जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। रमन इफेक्ट क्या होता है ये भी जान लो। कहीं पे भी YouTube में आपको ऐसा करंट अफेयर का लेक्चर नहीं मिलने वाला है जिसमें आपको इतना डिटेल में एक एक वर्ड, साइंस आ रहा है वो भी आपको बताया जा रहा है, मैथ्स के टर्म्स आ रहे हैं वो भी बताया जा रहा है, कल्चर से रिलेटेड है वो भी बताया जा रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों को, बाकियों का भी भला करो, ठीक है। अब जानो रमन इफेक्ट के बारे में। रमन इफेक्ट में क्या होता है? प्रकाश की जो किरण रहती है जिसे लाइट बोला जाता है, उसे क्या किया जाता है? एक पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है, ठीक है। पारदर्शी माध्यम से गुजारने के, बहुत ठोस रहता है, कोई भी एक मान लीजिए कोई चीज है, ठोस है, उससे उसे गुजारा जाता है लाइट को। और जब वो गुजरता है तो तीसरा स्टेप आता है, प्रकाश का प्रकीर्ण होता है, स्कैटरिंग बोला जाता है जिसे, यानी जो लाइट थी उसे ट्रांसपेरेंट माध्यम से गुजारा गया और यहाँ पर उसकी स्कैटरिंग हो गई। और जब स्कैटरिंग होती है तो ये विबग्योर जैसा इफेक्ट, या फिर आप आसान भाषा में समझें तो रेनबो में देखते हैं बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो वो रेनबो जैसा इफेक्ट क्रिएट करता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। इसे ही हम कहते हैं रमन इफेक्ट। परिणाम क्या निकलता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ है और आवृत्ति है, जो लाइट की वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और इसे हमने बोला है रमन इफेक्ट। समझ में आया? तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जान लेते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का गगनयान मिशन अपडेट हुआ जिसमें क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन रक्षक प्रणाली जो है उसका सफल जमीनी परीक्षण किया गया। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। फिर बात करते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो VSHO REDS का जो मिसाइल, ये एक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया गया जो क्या करता है, कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली इसे बोला जाता है, जो उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी स्थापना, DRDO की स्थापना 1958 में की गई जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ा करंट अफेयर हो गया। अब मध्य प्रदेश में जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, तो कुछ प्रशासनिक संरचना है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ नवीनतम 3 जिले जो जोड़े गए हैं उसके बारे में जान लीजिए। कुल संभाग मध्य प्रदेश में 10, कुल जिलों की अगर बात करें तो 55, जिसमें 3 नवीनतम है। क्या बताया मैंने? मध्य प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं जिसमें जो नवीनतम जिले हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कुल संभाग आपके मध्य प्रदेश में है 10, दूसरा कुल जिले आते हैं 55 और 3 नवीनतम जो है जिले जोड़े गए हैं, जिसमें पहला है जो जोड़ा गया है 53rd कहलाएगा वो, उसे हम बोलते हैं मऊगंज, जो रीवा से अलग होकर के बना है। दूसरा जिला नवीनतम जिसे जोड़ा गया है वो 54th जिला कहलाएगा जिसे पांडुरा बोला जाता है, जो छिंदवाड़ा से अलग होकर के बना है।
तीसरा जो नवीनतम जिला है जो मध्य प्रदेश में जोड़ा गया है, 55वां जिला, जिसे मैहर सतना से अलग होकर के बना है। ये आपके सिर्फ याद रखने के लिए ये बूस्टर रखा गया है। जल परियोजना मालवा क्षेत्र में काली संधि लिंक परियोजना जल आवंटन समीक्षा भी चल रही है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके फरवरी 2026 के प्रमुख करंट अफेयर थे जिनको आपको पढ़ना और जानना जरूरी है अगर आप एमपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ, जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन थी सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। फरवरी 2026 का बजट, राजकोषीय घाटे के बारे में हमने बात कर ली, मध्य प्रदेश के रामसर स्थल के बारे में हमने बात किया है, जो नई योजना एमपी श्री अन्न योजना कोदो कुटकी हेतु वो बात कर ली, संस्कृति से जुड़ा हुआ हमने खजुराहो नृत्य के बारे में बात कर लिया, रक्षा से जुड़ा धर्म गार्जियन पढ़ लिया, विज्ञान से जुड़ा प्रोटीन की कमी, क्वाशियोरकर, रमन प्रभाव ये हमने देख लिया, और एमपी विशेष आजाद का जन्म भाभरा में हुआ, ठीक है। और जो जिले जोड़े गए हैं 53, 54 और 55, ये 3 जिलों के बारे में भी आपको पता चल गया। अब इसके बाद आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप मेहनत करेंगे, क्योंकि खाकी आपका सपना है। हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और मेहनत आपकी होनी चाहिए। एमपी कांस्टेबल 2026 की सटीक तैयारी के लिए प्रतिबद्ध रहिए। हमारी लेक्चर्स के साथ, वीएस क्लासेस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी आज के लेक्चर में, संडे में आपने फरवरी 2026 के जितने करंट अफेयर थे वो कर लिए हैं कंप्लीट। मैं आपसे मिलती हूँ बिना किसी ज्यादा बात के अगले लेक्चर में। अगले संडे के करंट अफेयर में हम मार्च का करंट अफेयर देखेंगे और जल्दी ही हम पहुंच जाएंगे। अभी हम अगस्त में पहुंचने वाले हैं, तो हम जल्दी जल्दी जब करेंगे हर संडे तो हम अगस्त के करंट अफेयर तक आ जाएंगे। फिर हमें आगे जो है चलता हुआ करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था एमपी कांस्टेबल 2026 के तहत। मेहनत आपकी, ठीक है, आपको पढ़ना है और अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हमारे साथ पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर के पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।